डियर स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 11 है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसका जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। ये लास्ट पार्ट रहेगा और इस पार्ट में मेनली हम जो आरडीटी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसकी सारी जो प्रोसेस हैं उसमें जो अलग अलग स्टेप आते हैं। जैसे स्टेप आप देख सकते हो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, बाय रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियोज। तो अलग अलग जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, उसके बाद फ्रैगमेंट किए जाएंगे, डीएनए के टुकड़े किए जाएंगे किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा। और टुकड़े किए हुए फ्रैगमेंट्स का क्या करेंगे फिर हम? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो अब काम का डीएनए हो निकालेंगे और उसको सेपरेट करेंगे, मतलब आइसोलेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। उसके बाद जो डीएनए हमने निकाला है, अपने इंटरेस्ट का जो डीएनए है, उसको वेक्टर के साथ चिपकाया जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। उसके बाद ट्रांसफरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। फिर हम क्या करेंगे? होस्ट का मतलब उस बैक्टीरिया के अंदर भेजेंगे जो कि वो कॉपी कर सकता है, मतलब एक क्लोनिंग वेक्टर लिया था हमने, वो कॉपी करेगा। उसके बाद कल्चरिंग होस्ट सेल, और ये क्लोनिंग वेक्टर तो चौथे पॉइंट में ही आ गया। और लेकिन जो इसमें के अंदर है, जिस भी हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट या एनिमल सेल में जो हम कॉमन चाया रिजल्ट लेना है, उस होस्ट की बात करेंगे यहाँ पे। और होस्ट में जाने के बाद क्या है, जो होस्ट सेल है फिर वो किसी भी सब्सटेंस को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। और उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को निकाल लेंगे वहाँ से। और उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग की जाएगी, उसके अंदर कुछ प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, उसको सेपरेट किया जाएगा और उसके बाद मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से बनाएंगे। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो वो हम मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं नॉर्मल पीपल, ताकि उसको यूज कर सकें। तो इन्हीं स्टेप को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए। डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं सेल से? टू कट डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करने से पहले उसको क्या किया जाता है? इट्स नीड टू बी प्योर फॉर्म। तो हमको डीएनए बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में लिया जाना चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रो मोलिक्यूल से, मतलब इसको दूसरे मैक्रो मोलिक्यूल से अलग करना पड़ेगा। जैसे सेल है, सेल में तो सारे टाइप की ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी, गोल्जी अपरेटस वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको सबको साफ करना पड़ता है। और न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है। जैसे हमने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसकी पैकिंग देखी थी कि जो हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं, तो उनको बिल्कुल हटाया जाता है। प्योर डीएनए है वो हमको सेपरेट करना होता है, तो उसी प्रोसेस को आइसोलेशन बोलते हैं। तो डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन। जैसे हमको पता है मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके सराउंडिंग में रहती है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा हमको। और जो दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको भी खत्म करना पड़ेगा। प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन टू ए चिल्ड इथेनॉल कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। तो जब प्योर डीएनए हम एक बार प्राप्त कर लेते हैं तो उसको फिर चिल्ड अल्कोहल में मतलब उसके अंदर भेज दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है उसके अंदर चिल्ड अल्कोहल, बिल्कुल ठंडा अल्कोहल। जिससे क्या होता है, जो ये डीएनए है वो सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन बना लेता है, मतलब वो अलग से सेपरेट दिखना स्टार्ट कर लेगा। और उसके फाइन दागे, मतलब बिल्कुल दागे जैसी स्ट्रक्चर है, व्हाइट कलर की जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो हमको डीएनए देखने को मिलेगा फिर। तो बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल विद इंजाइम, तो हमको जो प्योर डीएनए है उसको ट्रीट करने के लिए अलग अलग इंजाइम चाहिए होते हैं। अलग अलग इंजाइम, जैसे जो लाइसो इंजाइम होता है, लाइसोजाइम, वो क्या करता है? बैक्टीरिया सेल वाल को खत्म करता है। सेलुलेज है वो प्लांट सेल के अंदर, यदि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो प्लांट सेल का जो सेल वाल है उसको खत्म करता है। काइटिनेज क्या करता है? काइटिन कहाँ पे पाया जाता है? फंगल सेल वाल में, तो उसको खत्म करना पड़ेगा यदि डीएनए उसमें से निकालना है तो। राइबोन्यूक्लियेज क्या करेगा? जो भी जितना भी आरएनए है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको खत्म कर देगा। प्रोटीएज क्या करेगा? जितने भी प्रोटीन है, जहाँ जहाँ भी प्रोटीन पाया जाएगा उसको ये खत्म कर देता है। और अदर मॉलिक्यूल्स को भी हम अलग अलग ट्रीटमेंट के द्वारा हटाते रहते हैं। तो हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल जब हम हटा देते हैं तो हमारे पास प्योर डीएनए है वो बच जाता है। और उसको हम कैसे निकालेंगे? चिल्ड अल्कोहल में जब इस जो भी हमने मटेरियल तैयार किया उसको जब डाल देते हैं तो ये दागे जैसी स्ट्रक्चर्स है वो दिखाई देती है। और जो ये सस्पेंशन जो बना हुआ है यहाँ पे, मतलब अलग से सेपरेट हो जाता है धागे जैसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो ये डीएनए को आइसोलेट कर लिया जाता है। उसके बाद है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया था, तो ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद। इनक्यूबेटिंग का मतलब साथ में रखना। इसको जो हमने डीएनए प्यूरिफाई किया है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास में रखा जाता है। ऑप्टिमल कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन पे ताकि जो एंजाइम है वो अच्छे ढंग से बिल्कुल सही तरीके से काम कर सके।
तो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ प्रोसेस। तो जैसे ये क्या करता है, डीएनए के टुकड़े बनाता है, तो डीएनए के टुकड़ों को हम अलग अलग देखने के लिए क्या यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन किया जाता है, तो जैसे ही इसके बैंड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा डीएनए है वो फ्रेगमेंट्स उसके होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इंजाइम की एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो कि हम फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, उसकी जो पिक है वो भी देखी थी, और उसका जो मूविंग डायग्राम है उससे भी समझा था कि किस तरीके से बैंड बनते हैं। तो ये डीएनए को फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, और साथ में मतलब जो एंजाइम है उसके काम को देखने के लिए भी यूज किया जाता है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, हैंस इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। जो हमने देखा था कि एनोड की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, डीएनए को एग्रोजेल में रख के और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं। प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए आल्सो, और डीएनए तो हमको कट साथ में वेक्टर डीएनए भी करना पड़ेगा, जो प्लाज्मिड है उस डीएनए को भी काटना पड़ेगा उसको, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, उसके भी फ्रेगमेंट अलग अलग किए जाते हैं। कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड वेक्टर आर जॉइंड बाय लाइगेज। और जो भी हमको इंटरेस्ट है, जो जिस भी टुकड़े को हमने चाहिए होता है डीएनए का, वो हम क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे सोर्स डीएनए से, और उसको किसके साथ चिपका देंगे, वेक्टर के साथ, किससे, जो लाइगेज एंजाइम है उसके साथ। और दिस रिजल्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। और जो ये क्या है, जो डीएनए हमने तैयार किया है ये अलग अलग सोर्स से आया है, एक सोर्स एक अलग जगह से उठाया है और दूसरा एक बैक्टीरियल सोर्स है, वेक्टर है जो प्लाज्मिड से निकाला जाता है। तो जो इस तरीके का एक कम्बिनेशन देखने को मिलता है उसी को रिकम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहाँ पे की जाती है, क्योंकि एक सिंगल रिकम्बिनेंट डीएनए से काम नहीं चलेगा, हमको बहुत सारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए एक बारी बन जाता है तो उसकी कॉपी तैयार करनी पड़ती है, ताकि जो हमारा सक्सेस रेशियो है, तो जरूरी नहीं है कि हम कुछ ही मॉलिक्यूल तैयार करें और वही मॉलिक्यूल सारे के सारे किसी भी होस्ट सेल में डालना चाहें और वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम होती है। हम हजारों लाखों मॉलिक्यूल भी यूज करेंगे तब भी हो सकता है कुछ सैकड़ों में या फिर उससे भी कम हो सकता है मॉलिक्यूल हैं हमारे मनचाही जगह पे पहुंचे, होस्ट सेल में वो पहुंचे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो की जाती है। इसके अंदर मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा कॉपी तैयार की जाती है लैब के अंदर, यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर। इसके अंदर दो अलग अलग प्राइमर यूज किए जाते हैं, और इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। और साथ में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, नए नए जो डीएनए की नाइट्रोजनस बेस है उसको अटैच करता रहता है, और जिसे हमारे जो नए डीएनए है, जैसे यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन ही होती है एक, उस रेप्लिकेशन प्रोसेस ही समझने। जैसे रेप्लिकेशन में हमने देखा था प्राइमर यूज किए जाते हैं, जो क्या होते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलीन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है इसके अंदर 2 से लेकर 9 तक न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लियोटाइड हमने देखा था मोनोमर यूनिट होती है डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर, तो उनका बना होता है ये, थोड़ी यूनिट होती हैं, और वो यूनिट क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं रीजन ऑफ डीएनए, मतलब जिस डीएनए को कॉपी करना है हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी और उस पर अटैच हो जाती हैं। प्राइमर का मतलब है ये प्रोसेस को शुरू करवाते हैं। फिर उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये कहाँ पे जाके अटैच होएगा, ये प्राइमर के पास अटैच होएगा, और प्राइमर को एक्सटेंड मतलब ये आगे बढ़ाता चला जाएगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे सॉल्यूशन में उसको जोड़ता हुआ जाता है, और जो डीएनए जो जीनोमिक डीएनए है उसका ब्लूप्रिंट लेके नया डीएनए है वो तैयार करता है, मतलब डीएनए की कॉपी यहाँ पे तैयार की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसका बनाया जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स अप्रोक्स 1 बिलियन कॉपीज, मतलब काफ़ी बार बार इसी प्रोसेस को रेप्लिकेशन को करवाया जाता है, और हमको पता है एक रेप्लिकेशन में 2 डीएनए की कॉपी तैयार हो जाती हैं, और यदि बार बार करवाएंगे तो हमारे पास 1 बिलियन कॉपीज मतलब 1 अरब कॉपी तक भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा एम्पलीफाई किया जाता है जीन को। अचीव्ड बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइप का जो एक एंजाइम यूज किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज, वो थर्मोस्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे हमको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। हम नॉर्मल टेम्परेचर पे यदि एक्टिविटी करेंगे तो बहुत टाइम खा जाती है, वो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो इससे को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करवाने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है वो यूज करते हैं, जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। और वो किससे यूज किया जाता है, फिर वैसे तो हमको पता है ज़्यादातर जो एंजाइम है वो हीट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हम हीट
बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डीएन जो भी हमारा एंजाइम है वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं थर्मस एक्वाटिकस, जो कि स्पेशली हीट कंडीशन में पाए जाते हैं, थर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं, गर्म जगहों पे। तो उनके अंदर वाले एंजाइम हैं जो उनकी कॉपी करते हैं डीएनए की, वही एंजाइम यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो वो कॉपी करता जाएगा हमारा जो डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस लैब के अंदर किए जा रही है। लैब के अंदर हम डीनेचुरेशन जब करते हैं, मतलब डीएनए की कॉपी करने से पहले जो वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म होती है उसकी, वो लिपटा हुआ पाया जाता है 2 चेन, उसको सेपरेट करना पड़ता है, और उसी सेपरेशन को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। और डीनेचुरेशन को करने के लिए टेम्परेचर हो 92 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ता है, तभी वो डीनेचुरेशन होगी। वैसे तो हमारे सेल्स के अंदर जब डीनेचुरेशन होती है तो अलग अलग एंजाइम काम करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा एंजाइम यूज़ करेंगे तो प्रोसेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर का यूज करते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर। और एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स यूज्ड टू लाइगेट विद ए वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। और जो हम एम्पलीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ से तैयार करेंगे, ये अलग अलग प्रोसेस, इसमें 3 स्टेप में चलेगी ये प्रोसेस, अगली जो स्लाइड है उसमें देखेंगे। तो उसके बाद जब कॉपी हमारी बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती है तो उनको फिर क्या किया जाता है, वेक्टर के साथ मिला दिया जाता है, ताकि उनकी और ज़्यादा क्लोनिंग है और ज़्यादा कॉपी है वो तैयार की जा सके। तो हम स्लाइड से समझते हैं जो पीसीआर कंपोनेंट हैं। जब हम पीसीआर करवाते हैं तो एक थर्मल साइक्लर के अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, वो डीएनए सैंपल भी डाला जाता है जो हमने फ्रेगमेंट किया है, टुकड़ों में तोड़ा है। और उसके बाद उसमें प्राइमर क्या करते हैं, जो कि रिएक्शन को, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद जो नया डीएनए बनेगा वो किससे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से, तो न्यूक्लियोटाइड्स को भी हमने ऐड करना पड़ता है इसमें। उसके बाद टैग पॉलीमरेज है, मिक्स बफर हैं, पीसीआर ट्यूब हैं, तो इनके अंदर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, और टैग पॉलीमरेज का भी काम है, वो रेप्लिकेशन में मदद करता है ये भी। और इनका फिर जो एक मशीन के अंदर इनको रख दिया जाता है जो कि थर्मल साइकिलर होता है, मतलब टेम्परेचर को चेंज करता रहता है। क्योंकि जो पीसीआर है उसके एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। एक डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में क्या रहेगा, जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है, जो 2 चेनें लिपटी हुई आपस में, उनको 95 डिग्री, 92 95 डिग्री के आसपास क्या किया जाता है, स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है, मतलब ऊपर वाली स्ट्रैंड अलग हो जाती है, नीचे वाली स्ट्रैंड अलग हो जाती है। उसके बाद हमने जैसे पढ़ा था 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज करते हैं। एक प्राइमर ऊपर वाली चैन के साथ अटैच होएगा जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाएगा, और एक नीचे की तरफ। और उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है, और इस जगह पे हम देख सकते हैं एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है प्राइमर का ऐड होना, किसके ऊपर, जो हमने सिंगल स्ट्रैंड बनाई है डीएनए की उसके ऊपर। और ये 55 डिग्री सेल्सियस पे एनिलिंग हो सकती है, तो टेम्परेचर को हमने कम करना पड़ेगा फिर। उसके बाद फिर एक्सटेंशन, जब नया जो डीएनए है वो बनाया जाता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, तो वहाँ पे फिर टेम्परेचर को ज़्यादा करना पड़ता है 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर पहले 95 डिग्री सेल्सियस था, फिर 55 लेके आना पड़ा, फिर उसके बाद 72, फिर दोबारा फिर 95, फिर 52। तो अलग अलग जो साइकिल है, एक के बाद एक जो साइकिल रिपीट किए जाएंगे। तो इसमें जो टेम्परेचर को बार बार कम ज़्यादा किया जाएगा तो वो किसके द्वारा, थर्मल साइकिलर के द्वारा किया जाएगा। और बार बार जब हम साइकिल इसकी कॉपी करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा जो डीएनए है वो तैयार हो जाता है। और जब जैसे ही हमने अब कॉपी तैयार कर ली है डीएनए की, तो उनको क्या किया जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म में हम उसको डालना चाहते हैं, आप उसके उस ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल। जैसे हमने अलग अलग मेथड, वो 4 मेथड पढ़ी थी, जीन गन मेथड। तो उसके लिए उनसे क्या किया जाता है, जो अलग अलग मेथड थी, जैसे हीट शॉक मेथड, उनसे हम डीएनए को रेसिपिएंट सेल में भेज सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। रेसिपिएंट सेल्स टेक अप डीएनए आफ्टर मेकिंग दैम कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो डीएनए को क्या कर सकें, रिसीव कर सकें। और जो हमने उसके लिए क्या किया था, वो जैसे सेल को आइस पे रखा था, फिर उसके बाद उसको गर्म कर दिया था 42 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद फिर आइस पे रखा था। तो वो जो प्रोसीजर था वो कॉम्पिटेंट करने के लिए ही था सेल को। और recombinant DNA bearing ampicillin resistance gene transferred into E. coli cells make them ampicillin resistance। तो जैसे यहाँ पे एक यूज बता रखा है कि डीएनए बियरिंग, एक डीएनए है हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन वो लिए हुए है,
तो जैसे ई कोलाई है, वैसे तो वो एम्पिसिलिन के प्रति कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करती, मतलब ये एम्पिसिलिन केमिकल सब्सटेंस ऐसा है जो इनको किल कर सकता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, ऐसा डीएनए इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन लिए हुए है। कहने का मतलब क्या, कि वो एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस शो कर सकता है। अब एम्पिसिलिन उसको कोई फर्क नहीं डालेगा। तो ई कोलाई के अंदर जैसे ये डीएनए आएगा तो ये अब वहां पे एम्पिसिलिन के द्वारा इसकी डेथ है वो नहीं रुक जाती है। तो वैन ट्रांसफर्ड सेल्स आर स्प्रेड ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन। तो जब हम एम्पिसिलिन वाले मीडियम में इन सेल्स को, जो इकोलाई सेल्स हैं, इनको स्प्रेड करते हैं, इनको वहाँ पे रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जबकि जो अनट्रांसफॉर्मेंट रेसिपिएंट सेल हैं वो डाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को अनट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ई कोलाई में डाला है, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ नहीं होगी। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स वाला की जो रिकम्बिनेंट डीएनए लिए हुए हैं वो यहाँ पे डेथ नहीं होती है, तो वो ग्रो करेंगे। और जिनके पास ई कोलाई के पास वैसे क्या होता है, एम्पिसिलिन के प्रति कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज कर सकते हैं, कि ये देखने के लिए कि हमारा जो डीएनए है वो सही ढंग से अटैच हुआ है नहीं हुआ है। जिन सेल्स में वो सही ढंग से अटैच हुआ है तो वो ग्रो कर जाती हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकम्बिनेंट्स कहलाती हैं, और दूसरी क्या है, वो डेड हो जाती हैं। हेयर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो क्या है, एक सिलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। सिलेक्टेबल मार्कर जैसे हमारे पास मार्कर होते हैं, हम हाईलाइट करते हुए चलते हैं, मतलब पूरे पेज में से जो इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे यहाँ पे भी जो हाईलाइट कर रखी है, भाई इस पॉइंट के अंदर ये बात काम की है, उसके बाद कुछ सेल फिर नॉर्मल रखी गई है, उसके बाद फिर अलग अलग जो हाईलाइट कर रखे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज को अनइम्पोर्टेंट पोर्शन से अलग करते हैं। तो इसी प्रकार से जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं वो रिकम्बिनेंट्स जो हमारे काम की चीज हैं या ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं, इसलिए इसको सिलेक्टेबल मार्कर है बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हमको जो मेन प्रोडक्ट जिसके लिए सारी प्रोसेस की जा रही थी उसको तैयार करना है। और इनके अंदर क्या किया जाता है, इन ऑल रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस ए डिजायरेबल जी प्रोटीन। तो जितनी भी रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती हैं उनके अंदर हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो डिजायरेबल प्रोटीन है उसको तैयार करना होता है। Hence, recombinant DNA need to be expressed under appropriate condition। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको एक्सप्रेस का मतलब है उसको एमआरएनए बनाना है, उसको फिर प्रोटीन बनाना है, तो उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन दी जाती हैं ताकि वो अपना जो भी उसको प्रोडक्ट बनाना है वो बना सके। After having cloned gene of interest, having optimized condition producing it on a large scale। जब हम क्लोन जीन, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्लोन कर लेते हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज कंडीशन दी जाती है ताकि लार्ज स्केल के ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो भी प्रोडक्ट उसमें बनाना चाहें तो हम तैयार कर सकते हैं। जो ये प्रोडक्ट बार बार आ रहा है क्या चीज़ है, ये हम जब नेक्स्ट जो चैप्टर डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, उसमें सारे प्रोडक्ट ही डिस्कस करते हैं कि यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है इस प्रोसेस को। तो रिकम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट। तो ये वो प्रोटीन होता है जो कि बनाया जाता है किसके द्वारा, हेट्रोलोगस होस्ट के द्वारा। हेट्रोलोगस होस्ट क्या होते हैं, जो होस्ट किसी बाहर से एक जो फॉरेन डीएनए है उसको एक्सप्रेस करता है। खुद के डीएनए को तो एक्सप्रेस करता ही है, लेकिन बाहर के डीएनए को जब एक्सप्रेस मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस से जब भी वो कोई प्रोटीन बनाएगा बाहर के किसी जीन से, तो उसको हम हेट्रोलोगस होस्ट बोलते हैं। और उस हेट्रोलोगस होस्ट के द्वारा जो प्रोटीन तैयार किया जाता है उसको रिकम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। सेल harboring cloned gene of interest may be grown on a small scale in laboratory। तो जो सेल्स हैं हार्बोर मतलब उनको पाला जाता है, उनको मतलब मेंटेन किया जाता है। क्लोन्ड जीन मतलब जो जिनके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लोन किए हुए हैं किसके ऊपर, स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी। पहले तो स्मॉल स्केल ऑफ लेबोरेटरी में उसको चेक किया जाता है भाई वो कैसे काम कर रही हैं। और कल्चर में भी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट। तो जो कल्चर है उससे क्या किया जाता है, कोई हम जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन निकालना चाहे तो प्रोटीन निकाल के उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। सेल मल्टीप्लाइड इन ए कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम बाय। तो सेल को मल्टीप्लाई किस किस माध्यम से हम कर सकते हैं, वेयर इन यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो प्रोटीन है उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, एक साइड से तो
जो यूज्ड मीडियम है, जो कि यूज किया जा चुका है, जो भी मटेरियल उसको एक साइड से निकालते रहें और दूसरे साइड से उसको फ्रेश मीडियम है, मतलब जो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड वगैरह जो चाहिए होता है, जो भी मटेरियल वगैरह है, साफ मटेरियल एक साइड से एंटर करते जाएंगे और जो यूज्ड मटेरियल है वो दूसरे साइड से बाहर निकालते जाएंगे। इससे क्या रहेगा, जो भी हमारा जो एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन, वो बिल्कुल मैक्सिमम कंडीशन पे काम करेगा। टू मेंटेन सेल इन दियर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लोग और एक्सपोनेंशियल फेज। तो इसे क्या कर सकते हैं हम, जो सेल्स है हमारी वो जो काम कर रही हैं उनको बिल्कुल हाइयर रेट के ऊपर वो अपना जो प्रोटीन वगैरह बनाना है उसको वो रख सकती हैं। मोस्ट एक्टिव लोग का मतलब या एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब है जिसमें जो भी ग्रोथ होती है किसी भी चीज़ की वो बहुत स्पीड से होती है, तो उस फेज को बोला जाता है। इससे क्या होएगा, जो लार्ज बायोमास लीडिंग टू हाई यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। इससे क्या होएगा, जो भी हमारा बायोमास है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होएगा और इससे क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसकी ज़्यादा मात्रा प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी। उसके बाद बायो रिएक्टर्स। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिसिएबली क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमको ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट चाहिए होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, मतलब लार्ज स्केल पे, तो जिसके अंदर हम लैब के अंदर उसको इतना ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है उसको तैयार करने के लिए बायो रिएक्टर होते हैं और इनका जो वॉल्यूम है 100 से लेकर 1000 लीटर तक हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा जो मटेरियल है, अब इतना ज़्यादा मटेरियल हम लैब में तो तैयार नहीं कर सकते, लैब में तो सारा खेल मिलीमीटर्स में ही चलता है। तो लीटर्स के अंदर हम बायो रिएक्टर्स में जो जीन ऑफ जो प्रोडक्ट है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट वो तैयार कर सकते हैं। तो बायो रिएक्टर क्या होते हैं, ये वेसल बर्तन होते हैं इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड। जो भी चीज़ हमने रॉ मटेरियल का मतलब जो भी एक कच्चा पदार्थ है वो इनके अंदर भर दिया जाता है, डाल दिया जाता है और उसके बाद इनसे जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जाते हैं। बायोलॉजिकली का मतलब अलग अलग जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट में बदलते हैं। यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन सेल, मतलब इसीलिए इनको बायोलॉजिकल कन्वर्टेड बोला गया है। प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, तो इनको हम वो सारी कंडीशन दे देते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना काम कर सकें। मतलब जो हमारा अलग अलग टाइप के जो प्लांट सेल वगैरह माइक्रोबियल प्लांट हैं, तो जो बिल्कुल फास्ट ढंग से काम करने के लिए जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम रखा जाता है। पीएच है, जो एसिड बेस कंडीशन है वो नॉर्मल रखी जाती है। सबस्ट्रेट है, मतलब जिसको जैसे रॉ मटेरियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। साल्ट है, विटामिन है, ऑक्सीजन है, इनकी सप्लाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम तैयार कर सकें। स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर, तो ये भी एक बायो रिएक्टर का ही टाइप है जिसके अंदर क्या है, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है ये, और विद कवर्ड बेस। कवर्ड का मतलब इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो चपटा नहीं होता, वो उसके कवर बना होता है नीचे से, मतलब वो एक चाप टाइप में होता है, आर्क टाइप में होता है नीचे से। टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, जिससे कि जो मिक्सिंग है, जितना भी रिएक्टर का कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से किया जा सके। स्टीयर फैसिलिटेट मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायो रिएक्टर। जो स्टीयर हैं, जो पंखे लगे होते हैं जो लगातार इसको घुमाते रहते हैं मटेरियल को, उससे जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो भी अच्छे ढंग से इसके अंदर घुलती रहती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो हमारे एंजाइम है जो बिल्कुल फास्ट ढंग से काम कर सकते हैं। एयर कैन बी बबल्ड थ्रू रिएक्टर्स, तो एयर को भी नीचे एयर पंप लगे होते हैं जो कि एयर उसमें से बबल के थ्रू पास करते रहते हैं। हैज एन एगिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, तो इनके पास एगिटेटर का मतलब जो उसको लगातार हिलाते रहता है, उसमें मतलब अलग अलग मटेरियल उसको मिलाते रहता है। एंड एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का मतलब उसमें ऑक्सीजन जो अलग अलग जो पंप वगैरह होते हैं, गैसेस पंप, उनके द्वारा भेजी जाती है। एक फॉर्म कंट्रोलर सिस्टम होता है जो जाग बनता है जब ये पंखे घूमते हैं, तो जो जाग बनता है उसको भी कंट्रोल करने वाला सिस्टम होना चाहिए। फॉर्म ब्रेकर भी लगे होने चाहिए ऊपर जो फॉर्म को हटाते रहें। एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला भी सिस्टम होना चाहिए, तो टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने ना दे, क्योंकि जैसे प्रोसेस चलेगी टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पीएच कंट्रोल सिस्टम जो एसिडिक बेसिक कंडीशन को कंट्रोल करके रखता है, वो भी लगे होता है। सैम्पलिंग पोर्ट भी लगे होते हैं, कुछ खाने लगे होते हैं जिसमें से हम सैंपल को बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मनचाहा बन रहा है। पीरियडिकली का मतलब है टाइम टू टाइम हम जो अलग अलग जो सैंपल है उसको निकाल के चेक करते हैं।
अलग अलग टाइम पे, जैसे प्रोसेस है मान लो वो 2 घंटे 4 घंटे ले रही है, तो उसमें हम बीच बीच में कुछ मिनटों के फ़र्क में 15 मिनट 20 मिनट के बीच बीच में हम क्या करते हैं, सैंपल को बार बार निकाल के चेक करते हैं कि जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो सही ढंग से तैयार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उसके बाद बायोरिएक्टर्स की हम पिक देखते हैं, डायग्राम है पहले, फिर रियल पिक भी देखेंगे। तो इसमें है अलग अलग जो कंपोनेंट है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एगिटेटर सिस्टम होता है, जो कि ये पंखे जो ब्लेड लगे होते हैं इनको घुमाने का काम करता है, ताकि जो हमारा मटेरियल है वो अच्छे ढंग से मिक्स होता रहे। एक फीडिंग पंप होता है, फीडिंग में हम रॉ मटेरियल है वो ऊपर से डालते हैं, और जो यूज्ड मटेरियल होता है उसको एक जगह से निकाल लिया जाता है। एक साइड से एयर है उसको पास किया जाता है बबल्स की फॉर्म में, सबमर्ज्ड एरिएटर। एरिएटर क्या होते हैं, पंप होते हैं जो कि बबल्स की फॉर्म में एयर को पास करते रहते हैं। रिएक्टर टैंक मतलब यही वो टैंक है जिसमें रिएक्शन वगैरह है, जितने भी अलग अलग जो रिएक्शंस हैं, जो स्टेप्स हैं आरडीटी के, वो यहाँ पे होंगे। एक थर्मल जैकेट होती है जो कि टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने देती। और सेंसर लगे होते हैं, सेंसर प्रोब्स को, जो कि अलग अलग टाइम के मतलब जो पीएच वगैरह है, प्रेशर वगैरह है, उनको सेंस करते हैं। और सिस्टम मॉनिटर, तो अलग अलग एक मीटर वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पे अलग अलग मीटर लगे होते हैं, और उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग अ, जो अलग अलग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ से। जो फैक्ट्रीज के अंदर बायोरिएक्टर होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, तो हम देख सकते हैं इसके अलग अलग कंट्रोलर सिस्टम होते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोलर सिस्टम है, मेन बर्तन ये होता है, इसके अंदर अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होते हैं। तो ये रियल टाइप का, वो पीछे हमने डायग्रामेटिक पोर्शन देखा था, ये रियल टाइप का बायोरिएक्टर है। और इसका और एडवांस वर्जन है जिसमें हम बिल्कुल बाहर से देख सकते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल एक मीटर लगा होता है, जो स्क्रीन लगी होती है, जिसमें हम अलग अलग जो कंडीशंस हैं उनको चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और अलग अलग जो सिस्टम है वो अलग अलग ढंग से काम करते हैं। तो ये छोटे लेवल का बायोरिएक्टर है वैसे, और ये मतलब बड़े लेवल का बायोरिएक्टर है जो मतलब ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये लास्ट स्टेप रहेगा हमारा जो आरडीटी प्रोसेस है उसका। और इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज। जो बायोसिंथेटिक का मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट तैयार करना था आरडीटी प्रोसेस के द्वारा, उसको तैयार करने के बाद अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसको गुजारा जाता है, और फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। तो इसको रेडी करने से पहले मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए मतलब मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में, तो प्रोसेस क्या क्या आती हैं, सेपरेशन, इसको सेपरेट किया जाता है क्योंकि ये मिक्स्ड फॉर्म में पाया जाएगा, कुछ रॉ मटेरियल भी पाए जाएंगे, कुछ अलग टाइप के सब्सटेंस भी पाए जाएंगे। तो उसको सेपरेट किया जाता है और प्योरीफाई किया जाता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में उसको निकाला जाता है। कोलेक्टिवली रेफर टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इन्हीं को हम कोलेक्टिवली क्या बोलते हैं, जितने भी अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं वो सारी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है बायोसिंथेटिक फेज के बाद में होने वाली सारी प्रोसेसेस, उसी को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे। तो प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो संरक्षक होते हैं जो बचा के रखते हैं लंबे टाइम तक, और उन प्रिजर्वेटिव्स को डाल के उसके बाद प्रोडक्ट है वो तैयार कर लिया जाता है। सच फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब है जो अलग अलग विधियां लगाई जाती हैं, हैज टू अंडरगोज थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। वे जो भी उसका जैसे ड्रग्स वगैरह हम यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, दवाइयाँ, तो उनको अलग अलग, जैसे कोरोना काल में भी दो दवाइयों के जो एंटीबायोटिक्स वगैरह बनी हैं, वैक्सीन बने हैं, उनके ट्रायल चले हैं। ट्रायल का मतलब वो कितने कारगर हैं, किस एज पे ज़्यादा कारगर हैं, कितनी डोज में ज़्यादा कारगर हैं, तो उनको क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा जाता है। और स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग का मतलब उनकी गुणवत्ता की कंट्रोल करने वाला एक टेस्टिंग सिस्टम भी होता है, जो सही गुण वाले प्रोडक्ट को ही आगे बढ़ने देता है, और जिनके अंदर कुछ भी कमी होती है तो उसको वो रिमूव करता हुआ चलता है। जैसे डिस्कवरी चैनल पे अलग अलग जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट दिखाई जाती हैं, तो उनमें हम देख सकते हैं जो सैंपल वगैरह हैं जो कैसे निकाले जाते हैं, तो पूरा सिस्टम होता है उसमें, जो अलग अलग कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोसेसेस में गुजरता है। और कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में जो लेजर वगैरह होती हैं उनके द्वारा स्कैनिंग की जाती है, भाई मटेरियल ठीक ढंग से बना है या गलत टाइप का, यदि पैकिंग वगैरह ठीक से नहीं हो रही है उनकी, तो उनको हटाता रहता है वो। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, ये मैनुअल भी होता है, मशीनों से भी होता है। मैनुअल मतलब इंसानों द्वारा भी होता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो भी अलग अलग प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन सेपरेशन की, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है, ये एक प्रोडक्ट से मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के केस में ये प्रोसेसिंग अलग अलग की जाती हैं।